ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जब आप डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, व्हाट थिंग्स कम्स इन योर माइंड? सीधी सी बात है कि हमारा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसे आप एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे? क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता था, इसीलिए उसे एस ब्लॉक बोलते थे। वैसे ही अगर मैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 मूव करती हूँ, तो उसे हमने क्या बोला था? पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर होते हैं। तो लास्ट केस है हमारे पास डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड 1 2 एंड 13 टू 18 के बीच में कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप नंबर 3 टू 12। ठीक है, ये जो ग्रुप 3 टू 12 है, इसे बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि 3 से 12 के जो एलिमेंट्स हैं, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होता है। समझ गए ना? अब आते हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में वो होते हैं जो 4f एंड 5f सीरीज फिल करते हैं। यानी नीचे आपने लेंथेनॉइड देखा था पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वाली सीरीज, जो कि एक्चुअली मेन पीरियोडिक टेबल के लास्ट 2 ग्रुप से शुरू होती है, वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। अब उसके अंदर 3 टू 12 जो आप डी ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, उन्हें और क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो 4f 5f या फिर लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाली सीरीज है, उसे या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें देखना है कि डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास कितनी सीरीज है स्टडी करने को। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल के अंदर बेसिकली आपको 3 सीरीज स्टडी करनी है। पहला 3D सीरीज, जो स्कैंडियम से जिंक तक जाती है, यानी एटॉमिक नंबर 21 टू 30। देन यू हैव 4D सीरीज, यट्रियम टू कैडमियम। ठीक है, 31 ही होगा, यस, 31 टू 40। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर तो हम चेक कर लेंगे एक बार, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, यस। एंड देन यू हैव 5D सीरीज। तो 5D सीरीज पहले लेंथेनम टू मर्क्यूरी जाता है, La2Hg। उसमें भी आपको सीरियम और ल्यूटेशियम ओमिट करना है, ये डी ऑर्बिटल में कंसीडर नहीं किए जाते। ठीक है, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। उसके बाद आते हैं 6D सीरीज में। 6D सीरीज AC से स्टार्ट होता है एंड द सीरीज इज इनकम्प्लीट। ठीक है, 6D सीरीज आपकी इनकम्प्लीट है। और जो 2 सीरीज है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसे आप 4f एंड 5f सीरीज कहते हैं, इसको हम लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। और 5f सीरीज को क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई आपको। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, दीज 3 सीरीज आर कंप्लीट। 5D सीरीज में सीरियम और ल्यूटेशियम इंक्लूड नहीं करना है। 60 सीरीज इनकम्प्लीट है। 4f और 5f को हम लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो डी ब्लॉक में क्या सारे एलिमेंट्स जो 3 टू 12 के बीच में बिलोंग करते हैं, क्या वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? They should possess incompletely filled d orbital in its ground state or any one of its oxidation state. किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर उनके ग्राउंड स्टेट में उनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। कैसा फिल्ड होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, तभी उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जिंक की बात कर रही हूँ, Zn, ठीक है, तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है।
अगर मैं Zn+2 स्टेट में लेती हूँ तो भी आपका 3d10 4s 0 होता है। तो ये इसका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें भी इसका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि जिंक इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इज इट क्लियर टू यू? यस माहिर, Yes, ma'am. देवांश बोलो जल्दी। यस मैम। आयुष्मान, हर्ष, नियति, यस ओके ना? चलो अभी बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव डाउन। मेन यही है, 2 पेजेस तक यही चीज कंसीडर की गई है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रीशियस मेटल हैं, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, आयरन है, कॉपर है, टाइटेनियम है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज या ट्रांजिशन मेटल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक एक करके उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और जिंक के अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं जिसे हम कंसीडर नहीं कर सकते ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट आल्सो वी विल सी। पे अटेंशन हियर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1d 1 to 10 ns1 to 2, ठीक है। अब ये n-1 को क्या कहा जाता है? दैट इज इनर डी ऑर्बिटल। दिस इज कंसीडर्ड एज इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट जो आप 3D सीरीज लिखते हो उसमें कॉपर एंड क्रोमियम आपके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1, कॉपर एंड क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। अच्छा ये 29 है और ये 24 है, तो ये 4s1 3d10 और क्रोमियम इज योर 4s1 3d5, करेक्ट है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इनकी सीरीज देखते हैं। लेट्स मूव डाउन। ये रहा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। ये 4s और ये 3D, तो 4s2 3d10 जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है। आर्गन 18 4s2 3d10, करेक्ट। अरे 4s2 3d10, ठीक है। और ये आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉपर एंड ये आपका क्रोमियम। मैंगनीज देखिए, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 5d ऑर्बिटल है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5। आयन के अंदर 6 है, यानी कायदे से वहां से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर बाद, तो आप इजीली उसको रिलेट कर पाएंगे यहाँ से। लेट्स कम टू सेकेंड सीरीज, दैट इज योर 4D सीरीज, ठीक है। ये आपकी 4D सीरीज है। अब 4D सीरीज में देखो कैडमियम को ध्यान से, कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d10। क्या मैं इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करूं? शुड आई कंसीडर इट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? नो नो, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसका जो ग्राउंड स्टेट है उसमें डी ऑर्बिटल फील्ड है, और इसका एक कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, उसमें भी ये 5s 0 हो सकता है, लेकिन 4d10 ही रहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इन द सेम वे लेट्स कम टू 3D सीरीज, जो लेंथेनम से स्टार्ट होता है, मर्क्यूरी तक जाता है। एक और अच्छी बात बताती हूँ, जब आप इन सीरीज को देख रहे हैं ना, तो मैं 3D सीरीज भी यहीं पे लिख देती हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में है उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो ये याद रखना। कई जगह पे ना आपको प्लैटिनम और पैलेडियम का आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सीरीज याद है
सीरीज याद है, अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है, सीरीज याद है, तो आपको पता होगा कि सेम ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर निकल का 28 है एटॉमिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, तो प्लैटिनम के भी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। सॉरी, निकल, हाँ, निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं इनके? हाय, चेंज हो गए हैं। इसके 10 है पैलेडियम के और प्लैटिनम के 9 है। ओके, फाइन। चलो, ये तो हम जनरलाइज स्टेटमेंट तो मैंने कहाँ देखा था, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, यू हैव प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल, दे बिलोंग टू सेम सीरीज या फिर यू कैन से सेम ग्रुप, ठीक है। और ये आपका 3D, ये 4D सीरीज हुआ, ये 5D सीरीज हुआ और ये 6D सीरीज है, ठीक है। और सिंपल यहाँ से ये याद रखना है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव डाउन। देखिए इसी पे क्वेश्चन है, इस पेज पे इसी चीज पे क्वेश्चन है। On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? क्योंकि जिंक के पास completely filled d orbital है और स्कैंडियम के पास partially filled d orbital है, तो वो transition element है, खत्म, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, ये रहा, सिल्वर के केस के लिए पूछा है आपको, है ना, कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d orbital in its ground state, how can you say that it is a transition element? क्योंकि हमने जब डेफिनेशन की थी तो वहां पे एक और चीज बोली थी, या तो ग्राउंड स्टेट या तो फिर उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का Ag+ होता है, ठीक है। तो जो भी इसके यहाँ पे 4d10 दिख रहा है ना आपको, 4d10 5s2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे या फिर इसका कोई दूसरा कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसके अंदर इसके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्योंकि इसके कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। चलो आ जाओ अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें यहां से क्वेश्चन आएगा मेल्टिंग पॉइंट रिलेटेड, ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान से देखो, इस ग्राफ में एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम कि जब हम मिडिल ऑफ द सीरीज में जा रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 25, 35 या 45 के आसपास, तब आपकी मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट जा रही है, पीक पे। अगर हम एक्सेप्शंस कंसीडर ना करें तो तब वो पीक पे जा रही है, 24 तक इसमें भी गई है, इसमें भी गई है और इसमें भी गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजिशन मेटल है, पहले तो वो मेटल है तो सारी प्रॉपर्टीज मेटल की दिखाएंगे, तो वो हार्ड होते हैं, वोल्टिलिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D 4D 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 d में, ठीक है। यानी डी के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से ही नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड भी होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हुए तो वो क्या करेंगे, ये देखिए, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सबके अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या शो कर सकते हैं, ये आसानी से मेटालिक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। और अगर ये मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो उसे मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ही मेटालिक एक्सटेंड ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। मेटालिक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। समझ गए? हाँ मैम।
ठीक है ना। तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल राइजेस टू मैक्सिमम D5 एक्सेप्ट फॉर Mn एंड Tc जो कि एक्सेप्शनल है, एंड फॉल्स रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, उसके साथ साथ क्योंकि ये सबके सब मेटल हैं, और आपको पता है मेटल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात कर रही हूँ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि मान लो ये सोडियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है कि इसे एक सिंगल एटम में कन्वर्ट करना इन इट्स गैसियस फॉर्म, आइसोलेटेड गैसियस एटम फॉर्म में। ठीक है, तो सोडियम सॉलिड से अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये इसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी हुआ, और यही इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हुआ। ठीक है, यस, एक और चीज बताऊंगी, अगर मैं क्लोरीन के केस में देख रही हूँ तो Cl2 मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करता है, अगर मुझे इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालना है तो मुझे इसके आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर मुझे सिंगल एटम बनाना है तो मुझे इसे हाफ Cl2 लेना पड़ेगा, तब ये सिंगल एटम जनरेट होगा, तो ये हो गया इसका हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आप बोल सकते हो उसे that is equal to enthalpy of its atomization। समझ गया enthalpy of atomization की दो नेसेसरी कंडीशन, पहला आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, और दूसरा वो गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल दिया, दोनों साथ में ही बोल दिया, समझ गए ना? हाँ मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर किसी मेटल के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर वो मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा दिखाएगा, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगा या लो होगा? एक बार वापस रिपीट करो ना। हाई होगा। हाई होगा, वेरी गुड माहिर। क्या बोला मैंने सिंपल टर्म्स में, कि अगर आपका कोई भी मेटल है और उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाई हैं, ठीक है, तो आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई तो मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, और मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, तो मुझे बताइए इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगा या लो होगा? हाई होगा मैम। हाई होगा, सिंपल है। तो और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे क्या डिपेंड करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। ठीक है, तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उसी पर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट, यहाँ पे आपको सिर्फ अभी तक क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, ट्रांजिशन एलिमेंट पे क्वेश्चन हो सकता है, फिर दूसरा क्वेश्चन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल की क्या होती है, तीसरा क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों हाई होता है, या बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है। सो यू नो द आंसर नाउ, नाउ वी कैन मूव डाउन। ओके, जैसे जैसे मेटल आपका हैवी होता जाएगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग उस पर्टिकुलर कंपाउंड की बढ़ती जाएगी, हैवी मेटल्स के लिए उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक साइज, वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से जो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चा लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये हम समझेंगे पहले। सो बेसिकली you know that when you are moving from left to right in the periodic table, size decreases, left to right, yes or no? Yes. है ना, लेफ्ट टू राइट हमारी साइज डिक्रीज होती है। ओके, this is because new electron enters a d orbital each time the nuclear charge increases। you know that कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ऐड होते जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस स्ट्रांगली पुल करने लगेगा अपनी तरफ, और साइज छोटी होती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए साइज घटती है।
ठीक है, द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ गिवन सीरीज। लेकिन अब हम बात करेंगे 3D, 4D एंड 5D सीरीज की। एक ग्राफ है, पहले आप वो ऑब्जर्व करिए, फिर बताइएगा कि क्या ये जनरल वे में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ये देखो, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? तो पहली हरी वाली सीरीज आपकी 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की। फिर ये 4D सीरीज है और फिर ये 5D सीरीज है बच्चा लोग। आपको पता है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? टॉप टू बॉटम 3D से 4D, 4D से 5D जाओगे तो साइज क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। साइज इंक्रीज होनी चाहिए। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है ना, क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होते हैं, करेक्ट? Yes. ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो 3D से अगर आप 4D पे गए तो साइज तो बड़ी है, लेकिन 4D से 5D पे जा रहे हो तो इतना कुछ खास साइज में इंक्रीज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेक्टेड थोड़ा तो ये ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पूरी तरह से एक दूसरे को वो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दे आर ओवरलैपिंग द साइज, है ना। अब ऐसा क्यों होता है? 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज इतना सिमिलर क्यों है बच्चा लोग? तो उसका आंसर है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों जनरेट हुआ? ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों जनरेट हुआ, पहले वो सुनो ध्यान से। 3D वाले केस में अगर आप बात करो, देयर वेर नो f ऑर्बिटल, था क्या? 3D वाले सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कहीं पे भी f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो? नो मैम। नहीं करते ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब 3D से मैं 4D पे जा रही हूँ और 4D से मैं 5D पे जा रही हूँ। 4D में भी मैं F नहीं फिल करूंगी, मैं 5D वाली सीरीज में 5D को भरने से पहले मैं 4F फिल करती हूँ, समझ रहे हो। 4D में भी F नहीं है, जैसे ही आप 5D में आओगे, 5D सीरीज में, तो 5D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ही 4F आ जाता है और उसके अंदर आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ते हैं। तो मैम उससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो बताती हूँ। देखो, इसके लिए समझना क्या जरूरी होगा आपको, शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनना, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। ओके, यू नो दैट अगर मान लो सेंटर में यहाँ पे फूड पैकेट्स रखे हैं, ठीक है, और मुझे इन फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो लोग राहत सामग्री लेने सबसे पहले आएंगे या सबसे नजदीक होंगे उनको फूड पैकेट्स आसानी से मिल जाएंगे, और जो लोग बाहर होंगे उनको ये फूड पैकेट तब मिलेगा जब अंदर के लोग उस फूड पैकेट को नहीं ले रहे हैं, तब वो बाहर तक पहुंच पाएगा, है कि नहीं? Yes. हाँ मैम। यानी कि ये जो फूड पैकेट्स है इसको अंदर के लोगों ने शील्ड कर लिया है कि सिर्फ हम तक ही रहेगा, बाहर के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। इसको आपने बोला शील्डिंग इफेक्ट। अगर इनकी शील्डिंग पुअर होगी, ठीक है, अगर ये प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पा रहे होंगे तो फूड पैकेट्स बाहर के लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाएंगे, करेक्ट? हाँ या ना तो बोल लो। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है ना। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर शील्डिंग इफेक्ट अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की अच्छी है तो वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या न्यूक्लियस के पुल को बाहर तक नहीं जाने देंगे। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ शोइंग स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, the attraction or the pull of nucleus will not be felt
ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर अंदर का शील्ड जो है वो पुअर है तो भाई न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर के ऑर्बिटल्स पर भी पड़ेगा। समझ गए? तो भाई कॉन्ट्रैक्शन का राज ये है कि आपको पता है कि आप 4f सीरीज में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, लेकिन ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर शोइंग इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। 4f जिस तरह से शील्ड कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर न्यूक्लियस के पुल को जिस तरह से शील्ड कर रहा है, दैट इज वेरी पुअर। और इसी वजह से जो हमारी 5d सीरीज है वहां तक न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच जा रहा है। और क्योंकि वहां तक हमारे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच जा रहा है, इसीलिए न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी तरफ, और जितना साइज उसका इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हो रहा। समझ गए? Yes, ma'am. इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि हाफनियम और जिरकोनियम, जिरकोनियम आपका बिलोंग करता है 5d सीरीज से, सॉरी हाफनियम 5d सीरीज से और जिरकोनियम 4d सीरीज से। ये 4d है, ये 5d है और ये 3d है। तो क्यों इन दोनों की एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है? Your answer should be lanthanoid contraction due to poor shielding effect of 4f electrons as compared to the shielding effect given by the d electrons, and that's why they experiences the force of nucleus and hence they contract. जो regular increase होना चाहिए वो नहीं दिखेगा। That's all. ठीक है, चलो, तो ये एक important topic था जो हमने cover कर लिया। अब जरा नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, why do the transition elements exhibit higher enthalpy of atomization? क्योंकि आपको पता है कि उनके पास number of unpaired electrons ज्यादा होते हैं। They have large number of unpaired electrons in their atom, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो लोग मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा बनाएंगे और इसीलिए दे हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फिनिश। स्कैंडियम टू जिंक, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। व्हाई? अब बताओ आंसर, ये खुद बताओगे आप। स्कैंडियम से जिंक पे जाने पर जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट क्यों है? क्यों है? क्यों है? जल्दी से बताओ। किस पे डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या जिंक के पास? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट ही होगा ना? समझ गए ना? तो यहां तक हमने कंप्लीट किया है। अब बचता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। डी ऑर्बिटल्स के केस में कोई भी जनरल ट्रेंड नहीं है, और ऐसे उल जलूल की बातें लिखी हुई हैं। जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो इस सेक्शन से है। देखो, आपको पता है इतनी चीज कि एटॉमिक साइज बड़ी होगी, एटॉमिक साइज हाई होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, दैट वी नो। दूसरा पॉइंट हमें ये पता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं पे भी Mn इन +2 स्टेट है या Zn इन +2 स्टेट है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 5d5 होता है, 4s2 3d5 होता है, और जिंक का 4s2 3d10 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और इसीलिए वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। ये चीजें हैं बस। ठीक है, और जनरली थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। कौन सी? थर्ड, क्योंकि पहली तो फर्स्ट एस से निकालोगे, दूसरी इलेक्ट्रॉन
S के सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तीसरी निकालने के लिए तुम्हें d ऑर्बिटल में घुसना पड़ेगा, और d ऑर्बिटल में अगर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है जैसा Mn और जिंक के केस में होता है, तो वहां पे फिर आपके मजे हो गए, वो जल्दी निकलेंगे ही नहीं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी हाई होगी, दैट्स ऑल। और जितने भी एलिमेंट्स हैं d ऑर्बिटल के, स्पेशली 3D सीरीज वाले, उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग +2 है, यानी कि आप 4s2 4s2 s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 3D के जो इलेक्ट्रॉन बचे उसके हिसाब से आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो अगर आपका 3D 5 है, 3D 10 है, किस किस में होता है ये चीज, Mn in +2 स्टेट, Zn in +2 स्टेट, या फिर यू कैन गो फॉर कॉपर इन +1 स्टेट, या फिर क्रोमियम इन +1 स्टेट, ये सब की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई होगी। समझ गए? Yes, ma'am. बस यही है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वी विल बी स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ जो कि इस टेबल से साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट 3D सीरीज में मैंगनीज है। बाकी अगर आप 4D 5D सीरीज में जाते हैं तो वी हैव ऑस्मियम आल्सो जो +8 तक दिखाता है, लेकिन 3D सीरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज दिखाता है +2 से +7, और स्कैंडियम और जिंक सबसे लोएस्ट दिखाते हैं। तो दिस यू शुड रिमेंबर। और आगे की चीजें इस सेक्शन में हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? यस Yes. मैम। ओके, सो आई थिंक आज का सेशन हमें यहीं स्टॉप करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।